अपनी सूझबूझ से रुद्र की चाल को नाकाम कर दिया था। इसके साथ ही रुद्र को अपने किए की सजा भी मिल चुकी थी और इसी तरह सच्चाई की भी जीत हुई थी। इसलिए कोर्टरूम में सब खुश थे। हालांकि सभी खुश दिख रहे चेहरों में अभी भी एक चेहरा ऐसा था जो गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु चंदेल का था। अभिमन्यु अपने मन में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे पिद्दी से लड़के ने अभिमन्यु चंदेल को आज सबके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। खैर, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा है, कल हमारे साथ होगा। अभिमन्यु चंदेल अपने ही मन में आर्य को बुरा भला बोलते हुए ऐसा देख रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो, मानो वो अगले ही पल अपने शिकार पर झपट पड़ेगा। लेकिन आर्य भी कहां पीछे हटने वाला था। अभिमन्यु चंदेल के करीब जाकर आर्य ने हल्के से उसके कान में कहा, अपने सही का साथ दिया सर, और इसकी मुझे बेहद खुशी है। जवाब में अभिमन्यु बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, हमारे देश में तुम्हारे ही जैसे ईमानदार और सच्चे नौजवानों की जरूरत है। कई सालों बाद मैंने ऐसी बहादुरी देखी। इससे पहले आर्य के चाचा विराट ने खुश होते हुए इससे कहा, अरे अरे बेटा, तुम यहां हो, वहां देखो, सभी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे। अभिमन्यु अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्य का चाचा वहां पहुंच गया, क्योंकि उसने पहले ही आर्य और अभिमन्यु को बातें करते देख लिया था और वो जानता था कि अभिमन्यु चंदेल किस तरह का इंसान है। कोर्टरूम में दूसरी ओर लोग आकर गवर्नर आहूजा को बधाई दे रहे थे। वाह, बहुत बढ़िया आहूजा साहब, आपने 4 घंटे से भी कम समय में इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह समझ लिया और सही फैसला किया। और ये सब अभिमन्यु की बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए उसने एक नजर गवर्नर आहूजा पर डाली और फिर आर्य को घूरता हुआ कोर्टरूम से बाहर निकल गया। अभिमन्यु के जाते ही एक बार फिर कोर्टरूम का नजारा बदल गया। तभी एक कोने में काफी देर से शांत खड़ा जज सुदीप बंसल सभी के सामने आ गया। उसके चेहरे से यह साफ साफ नजर आ रहा था कि उसे आर्य की जीत की कुछ खास खुशी नहीं थी। तभी सुदीप ने कहा, अरे वाह, पूर्व कलेक्टर महेश राठौड़ का पोता तो बिल्कुल उनकी ही तरह समझदार है। लगता है भोपाल शहर में राठौड़ परिवार की पहले जैसी वापसी जल्द की होने वाली है। इतना कहने के बाद जज सुदीप बंसल भी कोर्टरूम से चला गया। जब उसकी बात सुनकर आर्य ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, जज सुदीप बंसल मेरी चापलूसी कर रहे थे। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए किया, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था तो फैसला भी मेरे हक में होना ही था। मैं अभी भी अपने पूरे परिवार के साथ हुए अन्याय को जानने में बहुत दूर हूं और मेरा परिवार हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी नुकसान और फायदे की परवाह किए बगैर समझता है। आर्य जज सुदीप बंसल की बातों को अच्छी तरह समझ रहा था और वो जान चुका था कि उसके दादा की ईमानदारी की कीमत जो उसके परिवार को चुकानी पड़ी, इसलिए सब उसके दादा को एक बेवकूफ इंसान समझते थे और सुदीप बंसल भी उन्हीं में से एक था। कलेक्टर के पद पर आर्य के दादा का कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि उस दौरान शहर में हुई हर गड़बड़ का जिम्मेदार उसके दादा को ही समझा गया। उस समय लोग उसके दादा का मजाक बनाते थे और आज भी ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि अभिमन्यु चंदेल से टकराने का काम कोई बेवकूफ ही कर सकता था। जाते जाते सुदीप बंसल ने आर्य की बातों को सुना और मुंह बनाते हुए वहां से
चला गया। इधर आर्य के चाचा विराट राठौड़ उसकी बातों का कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही गौरव आहूजा वहां आ पहुंचा। गौरव आहूजा गवर्नर आहूजा का बेटा और उनके बाद उसका गवर्नर बनना लगभग तय था, इसलिए उसकी मौजूदगी को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गौरव ने कहा, आर्य ने आज जो कुछ भी किया है वो बड़ी हिम्मत का काम था। रुद्र जैसा गिरा हुआ आदमी जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है और उसने तुम्हें फंसाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया। इतना सब होने के बाद भी उसे किसी बात का पछतावा नहीं था। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी का शहर निकाला नहीं, उसे दुनिया से ही निकाल देना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्य ने भी उसकी बातों पर हल्की मुस्कान बिखेर दी। आज उसने आर्य की इतनी मदद जो की थी, अगर वो अपने पिता को इस मामले का फैसला करने को नहीं कहता तो शायद पूरी बाजी किसी और की ही हो जाती। आर्य ने कहा, मुझे आप दोनों को धन्यवाद कहना चाहिए। आप दोनों की मदद के बिना मैं ये जीत हासिल नहीं कर पाता। गौरव और गवर्नर आहूजा के साथ होने की वजह से आर्य ने दोनों का धन्यवाद किया। गौरव ने आर्य से कहा, जब मेरे पिता शहर के गवर्नर हैं तो वो जरूर हर जरूरतमंद की मदद करेंगे। मेरे लिए बस एक छोटी सी बात है, और वैसे भी मैं खुद रुद्र को इतना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव की वजह से इसे गलत तरीके से मत लेना। ना ये इसलिए है कि रंधावा परिवार ने मुझे और पिताजी को कई बार खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन हम दोनों को वहां मेहमान बनकर जाना ज्यादा पसंद नहीं था। आर्य ने हंसते हुए कहा, फिर ठीक है, आप दोनों वहां मेरे लिए फिर भी गए, इससे मुझे बहुत मदद मिली। इसके लिए भी आप दोनों का शुक्रिया। तभी गौरव ने कहा, अरे अब बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई भी मिस करना नहीं चाहता। क्या कमाल का एक्शन था भाई, लेकिन अब तुम्हें पहले से ज्यादा होशियार रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अभिमन्यु चंदेल इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आज तुमने उसे हराया है और वो जरूर ही इसका बदला लेने का तरीका सोचेगा। अपनी बात खत्म करते हुए गौरव का मुस्कुराता चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो चुका था। वहीं गौरव की बात सुनकर आर्य भी सीरियस होते हुए बोला, मुझे पता है और मैंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी। रुद्र ने मुझसे कहा था कि मेरा परिवार उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। रंधावा परिवार और अभिमन्यु चंदेल मेरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और इस तरह से मैंने उनसे सीधे तरीके से दुश्मनी ले ली है। आप सोच ही सकते हैं कि अगर आज मैं उनके जाल में फंस जाता तो मेरे परिवार की हालत क्या होती। लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते यार। आर्य की बात सुनकर गौरव ने कहा, हां, यह भी अच्छा रहा कि तुमने अपनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस शहर में मिलिट्री चीफ चंदेल की ताकत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि मेरे पापा भी उससे सीधे तरीके से नहीं लड़ सकते। इतना कहकर गौरव शांत हो गया। कहने को तो गौरव अपनी बातों से आर्य को समझा रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी अच्छे से उसकी बातों का मतलब समझ रहे। आर्य ने सवाल किया, जब शहर में इस तरह के हालात हैं कि एक आदमी पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में किए हुए है, फिर भी गवर्नर आहूजा ने इसे सही करने के लिए अपने ऊपर के अधिकारियों को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी है? गौरव ने कहा। गौरव ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं, पापा ने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम शहर के आसपास रहने वाले उन बुरे लोगों के बारे में जानते हो ना। खैर छोड़ो यह सब।
मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम खुद ही समझ जाओगे। बोलते बोलते गौरव ने बात पलट दी, लेकिन उसकी बातों से साफ जाहिर हो गया था कि वो आर्य को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इतने में गौरव की बातों पर जोर देते हुए आर्य की दिमाग की बत्ती जल गई और वो आह भरते हुए मन ही मन सोचने लगा, अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इस शहर को आसपास रहने वाले खतरनाक लोगों को काबू कर पाए और अपनी मजबूत सेना भेज सकती है तो ये तो फिर अच्छा रहेगा। गौरव ने पूछा, तुम मल्होत्रा परिवार के मार्शल विराज को जानते हो? वे सब रोकने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। आर्य ने कहा, मार्शल विराज? नाम सुनते ही आर्य किसी सोच में पड़ गया। गौरव ने फिर से सवाल दोहराया, क्या तुमने उनका नाम सुना है? बदले में आर्य ने ठंडी आह भरते हुए हल्के से कहा, हां, मैं जानता हूं। वो मार्शल विराज को अच्छी तरह से जानता था। गौरव ने कहा, मार्शल विराज पूरे शहर के सभी मर्दों के लिए एक मिसाल है। पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरी आर्मी में उनके जैसा दिलेर कोई नहीं है। बहुत कम उम्र में उन्होंने आर्मी की तकदीर बदल दी। यहां तक कि उन्होंने देश में शांति बनाए रखने के लिए कई साल दुश्मन देश में भी बिताए हैं। वहां की हर खुफिया जानकारी अपने देश तक पहुंचाई। 100 बात की एक बात, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्शल विराज नहीं कर सकते। वो अकेले ही दुश्मन की पूरी फौज पर भारी हैं यार। जैसे जैसे जिस तरह से गौरव मार्शल विराज के बारे में बताता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। इस दौरान उसने ध्यान भी नहीं दिया कि आर्य उसकी बातों में खास दिलचस्पी भी नहीं ले रहा था। इसी तरह काफी देर गौरव और आर्य के बीच में बातचीत होती रही और फिर कुछ देर बाद गौरव अपने पिता गवर्नर आहूजा के पास से वापस लौट गया। गवर्नर आहूजा ने सवाल किया, क्या बातचीत हुई तुम्हारी उस लड़के आर्य से? गौरव ने उन्हें सभी बातों को बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि आर्य उतना उलझा हुआ नहीं है। वो एक होशियार और मजबूत दिमाग वाला आदमी है। गवर्नर आहूजा ने आगे पूछा, बस इतना ही? जिस पर सोचते हुए गौरव ने कहा, उसने आज पूरे मामले को जिस तरह से संभाला और उसने अपनी बातों से ही रुद्र को दोषी साबित कर दिया। इसके अलावा उसके दिमाग की वजह से अभिमन्यु चंदेल चाहकर भी रुद्र को नहीं बचा सका और ये जानते हुए कि भी अभिमन्यु से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। इतना सब देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि उसे कमजोर और बेवकूफ समझना सबसे बड़ी भूल होगी। गवर्नर आहूजा ने अगला सवाल किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने ऐसे अचानक खुद को अभिमन्यु की दुश्मनी के सामने क्यों कर दिया? गौरव ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, रुद्र को सबक सिखाने के अलावा मुझे लगता है कि उसने परिवार के ऊपर भी खतरे को महसूस कर लिया था और अभी तक की उसकी बातचीत यह बताने के लिए काफी है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखा पाया और उसे अपनी असली दिमाग को चलाना पड़ा, क्योंकि अगर वो अभी भी कुछ नहीं करता तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल लेता। सभी सवालों के जवाब देने के बाद गौरव खुद खोया खोया नजर आने लगा और फिर अचानक से उसने कहा, बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसने कमजोर और बेचारा होने का नाटक क्यों किया आर्य ने बेचारा होने का नाटक, और गवर्नर गौरव के सवालों का क्या जवाब देंगे?